नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। क्या असदुद्दीन ओवैसी बदले की आग में चल रहे हैं? क्या बिहार में महागठबंधन को झटका देने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्या असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक खास प्लान तैयार कर लिया है? दरअसल ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 2 दिवसीय दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के साथ ही उनकी नज़र मिथिलांचल और चंपारण क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीटों पर भी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अनुसार बिहार में 50 सीटों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पार्टी की तैयारी है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। लेकिन ओवैसी के बिहार दौरे से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है और खासतौर पर महागठबंधन खेमे में सियासी टेंशन भी अधिक है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी नज़रें किन विधानसभा सीटों पर टिकाए हुए हैं, ये बात उनके दौरे के शेड्यूल से पता लगती है। शनिवार 3 मई की शाम को असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में रहेंगे, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यहाँ रात रुकने के बाद शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में रैली करेंगे। इसके बाद फिर वहां से मिथिलांचल की राजधानी कही जाने वाली दरभंगा पहुंच जाएंगे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद चंपारण क्षेत्र में मोतिहारी चले जाएंगे, वहां रात में रुकेंगे। फिर आगामी रविवार 4 मई को मोतिहारी के ढाका में एक रैली को संबोधित करेंगे और वहां से वह गोपालगंज चले जाएंगे। फिर वहां पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसके बाद उसी क्षेत्र से होते हुए वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 5 पर विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही कई सीटों पर राजद के उम्मीदवारों की हार का कारण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही बनी थी। लेकिन बाद में समय में ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 MLA आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसकी टीस असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी है। अब जब पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो 18% आबादी वाली बिहार प्रदेश के मुस्लिम सियासत में हलचल मचनी तय मानी जा रही है। तो हम चले गए, लेकिन अब बनाने वाले नहीं, अभी भरे रहेगी। बात बोलते कि नहीं बोलते? आप बताओ, वही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर नहीं है तो उधर चले गए, फिर इधर नहीं आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाते हैं चल जाते हैं, आज नहीं ले जाना तो उधर नहीं जा, उधर ले जाना तो उधर चले जाते। वो तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा है, तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर तो उधर। लेकिन आप देखिए, अब जनता जब यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि उसने 450 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अब्दाली हथियार प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है। पाकिस्तान सेना ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्षेपण का उद्देश्य सैनिकों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना और मिसाइल की उन्नत नेविगेशन प्रणाली और उन्नत गतिशीलता सुविधाओं सहित प्रमुख तकनीकी मापदंडों की जांच करना था। पाकिस्तान सेना ने अभ्यास के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि मिसाइल प्रक्षेपण अभ्यास इंडस का हिस्सा था। प्रशिक्षण लॉन्च के समय सेना सामरिक बल कमान के कमांडर, सामरिक योजना प्रभाग, सेना सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही पाकिस्तान के सामरिक संगठनों के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुखों ने भाग लेने वाले सैनिकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने किसी भी आक्रमण के खिलाफ विश्वसनीय न्यूनतम निवारण सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के सामरिक बलों की परिचालन तैयारियां और तकनीकी दक्षता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने इस आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। इसी कड़ी में एनआईए 2023 के राजौरी ब्लास्ट में शामिल 2 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनआईए को शक है कि राजौरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले दोनों आतंकियों का भी पहलगाम हमले में हाथ हो सकता है। एनआईए ने दोनों से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आईईडी ब्लास्ट के बाद से ही यह दोनों आतंकी एनआईए के कब्जे में है। दोनों आतंकियों ने मिलकर इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इस हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजौरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले दोनों आतंकियों के नाम मुश्ताक और निशार हैं। एनआईए को शक है कि पहलगाम हमले में भी दोनों की अहम भूमिका हो सकती है। इस सिलसिले में एनआईए दोनों आतंकियों से पूछताछ करके सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने 27 अप्रैल को शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में एनआईए कई प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवारों के बयान लेकर आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। एनआईए महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में पहलगाम हमले से पीड़ितों से बात कर रही है। एनआईए की शुरुआती जांच में संदेह है कि पहलगाम हमले में 5 से 7 आतंकी शामिल थे। इसके अलावा 2 स्थानीय लोगों ने भी इस हमले को अंजाम देने में आतंकियों की मदद की। इन स्थानीय मददगारों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला था। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान से सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए इस प्रतिबंध को जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है। 2 मई को जारी किए गए इस नोटिस के अनुसार विदेश व्यापार नीति 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाली सभी तरह के आयात रोक दिए गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन में इस प्रतिबंध की वजह भी साफ की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यह कठोर कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया है। हालांकि फिर भी अगर भारत में पाकिस्तान से कोई आयात होगा तो इसके लिए भारत सरकार की इजाज़त लेना आवश्यक होगा। बिना सरकार के आदेश के पाकिस्तान कोई भी चीज़ भारत में नहीं भेज सकता है। इस संदर्भ में विदेश व्यापार नीति में भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मौजूद बैसरन घाटी पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले ले रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता
रद्द कर दिया गया है। वहीं भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भारत ने सभी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।